नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में आज हम चर्चा करेंगे भारत नेपाल संबंधों की। भारत नेपाल संबंधों का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर यहाँ प्रकाश डाला जाएगा। करंट रूप में हम देखें तो भारत नेपाल संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी कैलाश मानसरोवर जो यात्रा के लिए भारत ने जो लिपलेख धाराचला मार्ग के उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने इसे एक तरफा गतिविधि बताते हुए अपनी आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि महाकाली नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है वो नेपाल की सीमा में आता है। नेपाल ने आधिकारिक रूप से एक नया नक्शा बना दिया जो उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। निश्चित रूप से नेपाल की इस प्रकार की प्रतिक्रिया ने भारत को अचंभित कर दिया और इतना ही नहीं, नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए भी उसके फैलने के जिम्मेदार भी भारत को ठहरा दिया है। इसके पीछे ये माना जाता है कि चीन का हाथ है। ज़्यादातर पहले जो भारत नेपाल बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे चीन के इंटरफेयर के कारण नेपाल ने कई बार भारत के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्तों पर चीनी चाल भारी पड़ रही है, या फिर ये मान लेना चाहिए कि हालिया दिनों में नेपाल जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी बन गया है और भारत उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत नेपाल के ऐतिहासिक संबंध क्या थे, इन दोनों देशों के मध्य क्या सहयोग का क्षेत्र था, दोनों देशों के मध्य विवाद के बिंदु तथा इसमें चीन की भूमिका और भारत के लिए नेपाल के महत्व पर विचार विमर्श किया जाएगा। पृष्ठभूमि के रूप में हम देखें भारत नेपाल संबंधों की। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं, जैसे कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका जो निर्वाण स्थान है वो कुशीनगर, वो भारत में स्थित है। इसी तरह से जो 1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि की गई थी, वो दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिसमें भारत के 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। 98% सीमा की पहचान व उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन वो भी बातचीत के माध्यम से सुलझ जाएगा। तो ऐसी कोई बहुत विशेष परिस्थिति नहीं कही जा सकती है। शांति और मित्रता की संधि है, ये एक द्विपक्षीय संधि है भारत नेपाल के बीच में, जिसमें कि लोगों और वस्तुओं की मुक्त रूप से आवाजाही है, जिसके लिए किसी पासपोर्ट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। यह संधि नेपाल को भारत नेपाल शांति और मित्रता की संधि है। इस संधि के माध्यम से भारत
से नेपाल हथियार खरीदने की सुविधा भी उसको मिल रही है। दूसरी बात है कि इस संधि के द्वारा नेपाल को एक लैंडलॉक देश होने के कारण, मतलब एक एरिया कवर्ड होने के कारण, कई विशेषाधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में हम देखें तो जैसे नेपाल और भारत दो धर्मों का महान है। जैसे भारत में हिंदू और बौद्ध धर्म की जो संस्कृति है वो साझा कर रखी है। अभी मैंने आपको बताया कि बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, लेकिन उनका जो निर्माण सेंटर था, निर्माण केंद्र था, वो कुशीनगर बताया गया है, तो जो कि भारत में है। दोनों हिंदू और बौद्ध धर्म मानने वाले लोग नेपाल में भी रहते हैं और भारत में भी रहते हैं। सामाजिक क्षेत्र में हम देखें तो आवागमन में सुविधा है। दोनों देशों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह, पारिवारिक संबंध भी बनाए जाते हैं, मजबूत हैं। इस नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ता नाम दिया गया है। ये एक और सवाल पूछ लेते हैं, किस पड़ोसी देश के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, तो वो है नेपाल के साथ में। आर्थिक क्षेत्र में जो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत द्वारा नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी दी गई है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है। भारत सरकार नेपाल में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय समय पर विकास की सहायता प्रदान करती है। और विकास की सहायता में मुख्य रूप से स्वास्थ्य है, जल संसाधन है, शिक्षा है, ग्रामीण और सामुदायिक विकास है, ये सब मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। रक्षा सहयोग क्षेत्र में कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भी युवाओं की भर्ती की जाती है। भारतवर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रतिवर्ष सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। ये एक और चीज आ गई, एक तो रोटी बेटी वाली आ गई, एक ये सूर्य किरण। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नेपाल में हम सभी जानते हैं कि भूस्खलन होता रहता है, हिमस्खलन है, बादल फटने, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बना रहता है। जो भारत लगातार इसकी मदद करता रहता है, वो मानवीय सहायता प्रदान करता है भारत द्वारा। और दूसरी बात है, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत नेपाल के बीच में विभिन्न कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। जैसे भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन कुछ मुद्दों पर इन दोनों में विवाद है भारत नेपाल के संबंध में। इसमें क्या है कि भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती हुई एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि कालापानी के पास में पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया गया है, जो उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। इस संबंध में नेपाल ने 1816 में हुई सुगोली संधि का भी जिक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगोली संधि, जो कि 1816 में की गई थी, उसके अनुसार काली नदी के पूर्व, जिसे महाकाली नदी भी कहा जाता है, पूर्व के सभी क्षेत्र जिसमें लिपियाधुरा
काला पानी और लिपू लेक शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग है। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि साइन की गई थी। माना जाता है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा जो नए मानचित्र प्रकाशित किए गए हैं वो दूसरे तरह से जो पहले मानचित्र थे उनसे अलग है। तो भारत द्वारा इस मानचित्र में छेड़खानी की गई है, ऐसा नेपाल का मानना है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये तो एक पक्षीय था कि नेपाल ने बताया कि भाई उसको क्या क्या समस्याएं, क्या क्या विवाद के बिंदु हैं। अब ये आता है कि भारत की क्या भूमिका है, भारत ने मतलब क्या वास्तव में नक्शों में अपना चेंज किया है। तो नवंबर 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था जो जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। इसी मानचित्र में काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है, जिसने इस भारत नेपाल के बीच पुरानी विवादों को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी, अर्थात उसमें जान डाल दी। कई बार नेपाल इस बात से भी नाराज हो जाता है कि नेपाल भारत की ये जो मूवीज हैं, फिल्में हैं, उसमें नेपाली महिलाओं को लेकर कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी से भी नेपाल नाराज है। नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट योजना, वन रोड परियोजना में शामिल हुआ, परंतु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल न होने का दबाव डाल रहा था। भारत द्वारा इस प्रकार का दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया और उसने मतलब एक जोर देके, जैसे बड़े भाई कहता है ना कि ये काम मत करो, ये वाली नीति अपनाई। दोनों देशों के मध्य संबंधों में कड़वाहट तब आई जब सितंबर 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया, लेकिन भारत ने नेपाली संविधान की का वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया, जिसकी कि नेपाल को बहुत ज्यादा आशा थी। इसी तरह नवंबर 2015 जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का कठोरतापूर्वक उपयोग किया गया, जबकि इससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। भारत का रुख मधौसिया को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना था। इसमें लाखों मधेसिया ने वर्ष 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया था। नेपाल सरकार मानती है कि मधौसिया के समर्थन में भारत सरकार ने उस समय नेपाल की आर्थिक घेराबंदी कर दी थी। इन सब के पीछे चीन का भी हाथ माना जाता है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया पर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ रही है और ये सभी देश चीन की जो वन बेल्ट है या वन रोड योजना है उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन भारत इस योजना का विरोध करता है। ये पिछले उसमें मैंने आपको बताया कि भारत ने बिग ब्रदर की भूमिका निभाते हुए नेपाल को मना किया था कि आप इस परियोजना में शामिल नहीं हो। चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से हमें भारत नेपाल संबंधों में जो गर्माहट थी वो अब ठंडी होती दिखाई दे रही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए नेपाल का महत्व है, क्योंकि पीएम मोदी जब बने थे तो उन्होंने नेपाल में विदेशी दौरा किया। इसके पहले 1997 में नेपाल के साथ कई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। मौजूदा सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले, समझौते भी किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, रेलवे संबंध, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास सहित कई द्विपक्षीय समझौते शामिल हैं। इसमें बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों के बीच संपर्क तथा बड़े पैमाने पर माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा मोतीहारी से नेपाल के
अमेलगंज से तक दोनों देशों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी हाल ही में सहमति बनी है। नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतिक रिश्ता है। दोनों देशों की सीमाओं के यातायात पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहता है। भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिए किसी भी पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो व्यवस्था है, ये भारत नेपाल के बीच प्रगाढ़ता को दर्शाता है। इसके लिए अब कुछ क्या विचार किया जाए, क्या सुझाव है कि भाई दोनों देशों के मध्य घनिष्ठता बनी रहे, मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। तो ये है कि जो ऐतिहासिक संधि है, दस्तावेज हैं, नक्शों के आधार पर जो कहीं भी अगर किसी भी तरह का कुछ दुर्भावना है, कोई द्वेष है, तो उसको वार्ता द्वारा सुलझाया जाए। और दूसरी बात है कि भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। भारत को अपनी नेपाल के प्रति अपनी जो नीति है वो दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अगर भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले राजनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आजाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है। लिहाजा अब ये मानना होगा कि भारत को कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा, ताकि जो उसके संबंध हैं वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि हम अपने पड़ोसियों के साथ जब तक संबंध मधुर नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी विदेश नीति को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।